फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके बारे में सुना ज़रूर होगा आपने, कहीं भी टीवी में, मीडिया में या किसी दोस्त से सुना ज़रूर होगा आपने। पर इसकी प्रोसीजर क्या होती है और इसे दर्ज कैसे कराया जाता है, ये पता है आपको? आई एम श्योर आप में से बहुतों को ये चीज़ नहीं पता होगी। और उसके इफ्स एंड बट्स भी होते हैं कुछ, वो भी आपको पता होंगे क्या? नहीं, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें उनकी कंडीशंस नहीं पता होंगी। आप पुलिस में हो, लॉ स्टूडेंट हो या फिर एक आम आदमी हो, एफआईआर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपका हक भी है, क्योंकि हर दिन क्राइम्स बढ़ रहे हैं और क्राइम्स के साथ साथ एफआईआर भी बढ़ रही है। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि एफआईआर कैसे दर्ज कराई जाती है तो आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सो हेलो एवरीवन, और ये लेक्चर आज का डेडिकेटेड है एफआईआर के लिए। जैसा कि आप सबको पता होगा, लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये वर्ड मीडिया में बहुत ही हाईलाइट हो रहा है और एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है आजकल मीडिया में कि मुंबई पुलिस और पटना पुलिस में से एफआईआर किसने दर्ज की और कहाँ दर्ज की और कौन से राइट से दर्ज की। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस केस के जो लीगल हाइलाइट्स हैं मैं वो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ताकि आगे जब हम एफआईआर पढ़ें तो आपको इस केस से वो रिलेट करने में आसानी हो। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसमें कुछ हाइलाइट्स ऐसे हैं। उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं बेसिकली। वो हैं सुशांत की फैमिली, उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर पटना और मुंबई की पुलिस दोनों ही इंक्लूडेड हैं। देन नेक्स्ट इसमें पहला क्या हुआ, कैसे इंसिडेंट हुआ कि जब उस चीज़ को रिपोर्ट किया गया, उनके सुसाइड को सो कॉल्ड, तब मुंबई पुलिस ने एक एडीआर फाइल की। एडीआर क्या होता है? एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी। जब भी पुलिस को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई है या सुसाइड हुआ है, तो पुलिस वहाँ पे सबसे पहले एडीआर फाइल करती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को। अगर फर्दर वो केस आगे जाके किसी दूसरे चार्जेस में कन्वर्ट होता है, जैसे मर्डर, अबेटमेंट या ऐसा कुछ हुआ, तो वो चार्जेस उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं और दूसरे चार्जेस लग जाते हैं उस केस में। तो इस तरह से मुंबई पुलिस ने अपना काम स्टार्ट किया और इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने की तैयारी में लग गई। देन नेक्स्ट, सुशांत की फैमिली कुछ टाइम बाद एक एफआईआर रजिस्टर कराती हैं पटना पुलिस में, जो कि उनका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे उन्होंने किस चीज़ के लिए रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली मेम्बर्स और कुछ लोगों के अगेंस्ट उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और एक्सटॉर्शन का। तो ये केस उन्होंने नाम लेके रजिस्टर कराया, उनके खिलाफ एफआईआर सुशांत की फैमिली ने। देन नेक्स्ट, अब जब एफआईआर फाइल हुई पटना में, तो रिया चक्रवर्ती ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, ये कहकर कि पटना पुलिस के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का, इसलिए जो वहाँ की एफआईआर है वो मुंबई में ट्रांसफ़र कर दी जाए। ये पिटीशन के बाद जो पटना पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की थी, तो उन्हें इन्वेस्टिगेट करना था मैटर। वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करने मुंबई पहुंची। वहाँ मुंबई पहुंचने के बाद थोड़ी सी मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के बीच में एक छोटी सी टसल हुई। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया गया। पटना के पुलिस ऑफिसर को मुंबई पुलिस ने क्वारंटीन कर दिया गया और इस बात से थोड़ी सी टसल हो गई थी दोनों में। मीनवाइल बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, जैसे बॉलीवुड की बहुत सारी हस्तियां और पॉलिटिशियन में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक सीबीआई प्रोब डिमांड करने लग गए सुशांत के मैटर में। इसके साथ ही ईडी जो है, ईडी क्या होता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जितने भी पैसे से रिलेटेड फ्रॉड के केसेस होते हैं कंट्री में, उनको ईडी देखती है और उनको ईडी इन्वेस्टिगेट करती है। तो ईडी ने रिया चक्रवर्ती और जो कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी पटना में, उनके अगेंस्ट केस फाइल करती है और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके अगेंस्ट स्टार्ट करती है इन्वेस्टिगेशन। साथ ही जो केस था सुशांत सिंह राजपूत का, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर देती है सीबीआई में। तो इन्फोर्समेंट ईडी जो कि है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक अलग केस मनी लॉन्ड्रिंग का चला रही है रिया चक्रवर्ती और कुछ लोगों के अगेंस्ट। और वहीं सीबीआई जो है अब उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, सुशांत के मैटर को। इस पूरे केस में दो सेक्शंस जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, वो है सेक्शन 154 जो कि कहता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, और दूसरा है सेक्शन 174 जो बताता है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। तो इन दो केसेस में से हम सबसे पहले डील करेंगे सेक्शन 154 जो कि है एफआईआर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके बहुत सारे क्लॉजेज हैं, तो ये ध्यान से पढ़िए। तो इस मैटर में इशू ये अराइज हुआ कि जब मुंबई में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी सुशांत के केस में, तो फिर पटना पुलिस ने एफआईआर कैसे रजिस्टर की और कौन से राइट से रजिस्टर की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एफआईआर कभी भी दो जगह पे रजिस्टर हो सकती है।
पहला, जहाँ पे विक्टिम को ईजी लगे, जो उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे वो रजिस्टर करा सकता है। और दूसरा, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। ये दो जगह पे आप एफआईआर रिपोर्ट करा सकते हैं किसी भी क्राइम के अगेंस्ट। तो जो सुशांत की फैमिली है वो विक्टिम की डेफिनेशन के अंडर आती है जो सीआरपीसी में दिया है। तो उन्होंने एक विक्टिम की तरह अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पटना में एफआईआर रजिस्टर कराई। और वहीं मुंबई में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो इसलिए चल रही थी क्योंकि वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। तो दोनों जगह पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और दोनों को ही जुरिस्डिक्शन था। लेकिन इशू ये अराइज हुआ कि जब एक केस में एक जगह पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट कर देती है तो दूसरी पुलिस वापस से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है उसी सेम केस के लिए। तो इस इशू में एक छोटा सा लीगल फैक्ट इन्वॉल्व है, वो ये कि मुंबई पुलिस ने कभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी सुशांत के केस के लिए। उन्होंने एडीआर रजिस्टर किया था, जो कि होता है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जैसा मैंने बताया। और पटना की पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की, वो भी स्पेसिफिक लोगों के अगेंस्ट, जो सुशांत की फैमिली ने जिसके अगेंस्ट बताया। तो एफआईआर एक ही जगह पर रजिस्टर हुई है, वो है पटना पुलिस स्टेशन में। लेकिन एफआईआर जब भी ऐसे रजिस्टर होती है तो वो हमेशा ज़ीरो एफआईआर होती है। हम कभी भी अगर आप जुरिस्डिक्शन से बाहर रजिस्टर कराते हो तो। वैसे ये ज़ीरो एफआईआर भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन के अंडर ही थी। अब जब पटना पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पॉइंट ये उठा कि एक ही एफआईआर को दो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुंबई पुलिस भी और पटना पुलिस भी। और मेन टसल का पॉइंट यही है दोनों पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी कहीं किसी एक इंसिडेंट को लेके एफआईआर फाइल होती है तो जहाँ पे क्राइम अकर हुआ है हमेशा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है बाकी सारी एफआईआर्स, और वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उस ऑफेंस को। लेकिन यहाँ पे पटना पुलिस मुंबई पहुँची उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एफआईआर में जो है जैसा बताया गया था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वहाँ पे सारे इश्यूज स्टार्ट हुए मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के बीच में। तो ये मेन पॉइंट था उनके बीच टसल का। तो ये था पूरा मैटर सुशांत का। अब हम अपने लेक्चर के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है एफआईआर, दैट इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये आपको कहीं भी सीआरपीसी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेक्शन डेडिकेटेड है इसके लिए, वो है सेक्शन 154। लेकिन वो सिर्फ इतना बताता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, मतलब कॉग्निजेबल केसेस में आप जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो एफआईआर जनरली होती क्या है, ये बहुत ही जनरल सा टर्म है और हर किसी ने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। तो इसलिए हम हमेशा उसको एफआईआर बुलाते हैं, जो भी आप पहले इन्फॉर्मेशन देते हो पुलिस को। इसमें आता क्या है कि जब भी कहीं पे कोई भी क्राइम अकर हुआ या कोई भी ऐसा इंसिडेंट अकर हुआ, और जो पुलिस स्टेशन में आप जब भी इस चीज़ को रिपोर्ट कराने जाते हो या फिर पहला इन्फॉर्मेशन देने जाते हो कि कहाँ पे कैसा क्राइम हुआ या क्या इंसिडेंट हो गया है, तो वो जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हो या जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पुलिस को, वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन एक फ़ोन कॉल पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो और उसको भी एफआईआर माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केस में। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, आप खुद जाके इन्फॉर्म कर सकते हो, एक लेटर भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या जिस भी तरीके से आप इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को, वो हर इन्फॉर्मेशन एफआईआर के अंडर आएगी। तो किसी भी तरीके से पुलिस को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी कॉग्निजेबल केस के होने की, तो वो एफआईआर कहलाएगा अंडर सेक्शन 154। अब 154 स्पेसिफिकली बोलता क्या है वो हम देखेंगे आगे। बाकी जो बेसिक एफआईआर क्या होता है ये यही है डेफिनेशन, लेकिन सेक्शन वाइज क्या है वो हम अब देखते हैं। सेक्शन 154 का पहला सब सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में आके कोई इन्फॉर्मेंट देता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की, तो उसको अगर वो इन्फॉर्मेशन ओरली है तो उसे रिड्यूस किया जाएगा राइटिंग में बाय पुलिस ऑफिसर या फिर उनके डायरेक्शन में किसी दूसरे के द्वारा रिड्यूस किया जाएगा। और ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस किया जाएगा उसे उस इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा कि क्या लिखा गया है। और जो भी ये मैटर है, जो भी लिखा जाएगा या फिर अगर राइटिंग में कंप्लेन की है इन्फॉर्मेंट ने, तो ये दोनों ही केसेस में उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे उस एफआईआर की कॉपी पे। और सिग्नेचर लेने के बाद वो जो सब्सटेंस है जो भी नोट किया है पुलिस ने, उसको नोट डाउन करेगी पुलिस डायरी में, जो कि हर पुलिस स्टेशन में मेंटेन्ड होती है, जिसमें पुलिस डे टू डे रूटीन की चीज़ों को नोट करती है। नेक्स्ट इसका जो प्रोवाइजो पार्ट है वो क्या बोलता है, वैसे ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप कि जो प्रोवाइडेड पार्ट है ये 2013 अमेंडमेंट के बाद से ऐड हुआ है। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो कि मेंशन सेक्शंस हैं, इनमें से अगर किसी भी सेक्शन के अंडर कोई ऑफेंस होता है किसी वुमेन के अगेंस्ट, या तो कमिट होता है या तो अटेम्प्ट होता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन देने अगर कोई वुमेन आती है पुलिस स्टेशन,
तो वो इन्फॉर्मेशन किसी वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही ली जाएगी या नोट डाउन की जाएगी। ये जनरली विमेन ओरिएंटेड ऑफेंसेस हैं, जैसे 326A, 326B, 354 के जितने 354 में जितने सॉरी ऑफेंसेस आते हैं, और 376 से रिलेटेड जितने ऑफेंस हैं ये सारे। नेक्स्ट इसका प्रोवाइडेड है फर्दर कि अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस एक ऐसी विमेन के अगेंस्ट कमिट होता है या अटेम्प्ट होता है जो कि टेम्पररली या सॉरी परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो जैसा कि इनमें ऑफेंस इनमें भी वही हैं, विमेन ओरिएंटेड ऑफेंस ही हैं। 354 है, 354 के सारे ऑफेंसेस हैं, और उसके अलावा 376 है, 376 से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, और सेक्शन 509 है। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है या अटेम्प्ट होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई विमेन देना चाहती है पुलिस में, तो वो नोट डाउन की जाएगी या तो उनके रेजिडेंस पे जो विक्टिम है, या तो उनके हिसाब से जो एक कन्वीनियंट प्लेस होगी वहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर, ताकि वो अच्छे से इंटरप्रेट करके पुलिस को बता सकें कि विक्टिम एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। देन नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या बोलता है कि ये कोई भी ऐसी जो रिकॉर्डिंग होगी जो मेंटली या फिजिकली अनफिट है या फिर डिसेबल्ड है, सॉरी, उनकी जो भी ऐसी कंप्लेंट होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वीडियोग्राफ भी किया जाएगा, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जा सके कि उनकी कंप्लेंट क्या है। इसी का पार्ट सी क्या बोलता है कि सेक्शन 164 के क्लॉज ए में, जो सेक्शन 164 के सबसेक्शन 5A के क्लॉज ए में जो रिकॉर्ड की जाती है स्टेटमेंट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसकी कॉपी भी पुलिस ऑफिसर को एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 इस सेक्शन का क्या बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कि जो FIR है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को, क्योंकि कई बार पुलिस अब बहाना बनाती है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे FIR की कॉपी लेने के लिए, ताकि वो अपना इस काम को टाल सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। लीगल प्रोविजन है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को दी जाए। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 3 जो है लास्ट, वो क्या बोलता है कि इन केस अगर आपका FIR रजिस्टर करने से मना करती है पुलिस, तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो ये रेमेडी ये है कि आप एक राइटिंग में या बाय पोस्ट अपनी कंप्लेंट को सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं, जो कि उस पुलिस स्टेशन के कंसर्न सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और पुलिस ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो या तो खुद केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, या तो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्ट कर देंगे उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि उस कंसर्न्ड केस से रिलेटेड किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को होती, तो उनके पास वो सारी पावर्स होंगी इन्वेस्टिगेट करने की उस केस को। तो यहाँ पे FIR से रिलेटेड आप कैसे दर्ज कराएंगे इसके बारे में भी है इस सेक्शन में, प्लस उसके साथ अगर आपकी FIR दर्ज नहीं होती है तो आपके पास रेमेडी क्या है, ये भी इसी सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब एक नया टर्म ज़ीरो FIR कई बार आपने सुना होगा। तो ज़ीरो FIR क्या होती है? ये जो हमारा इनफेमस निर्भया केस था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी और एक एडवाइजरी इशू हुई थी सारे यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स को कि कोई भी पुलिस स्टेशन ज़ीरो FIR रजिस्टर करने से मना नहीं करेगा। तो ज़ीरो FIR क्या होता है कि जब भी कोई एक क्राइम अकर हुआ किसी भी जगह पे, तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आप वहाँ जाके उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये क्राइम अकर हुआ है वहाँ पे, और वो पुलिस आपको मना नहीं कर सकती है। इन केस अगर वो पुलिस मना करती है FIR रजिस्टर करने से, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और प्लस वो प्रोसिक्यूट भी हो सकती है IPC के अंडर। तो इसलिए वहाँ पे उसको FIR रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और यहाँ पे पुलिस ये नहीं बता सकती है आपको कि उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है या उसका एरिया नहीं है, जैसा कि निर्भया केस में हुआ था। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि जो भी क्राइम है वो जल्दी से जल्दी पुलिस के इन्फॉर्मेशन में आए और उसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके। तो ज़ीरो FIR जुरिस्डिक्शन का जो एक प्रॉपर टॉपिक है उसको हटाती है कि जुरिस्डिक्शन का जो एक बार है वो नहीं रहेगा और आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये होता है ज़ीरो FIR। ज़ीरो FIR में पुलिस उस FIR को एक सीरियल नंबर देती है, वो होता है ज़ीरो, इसलिए उसे ज़ीरो FIR बोलते हैं। और फिर FIR रजिस्टर करने के बाद जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन होता है जिस पुलिस स्टेशन का, वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये काम होता है पुलिस का, ना कि इन्फॉर्मेंट या विक्टिम का, कि वो पता करे कौन सी पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है। तो इसलिए ज़ीरो FIR बहुत ही हेल्पफुल है आज के सिनेरियो में किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। अब FIR से रिलेटेड कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनमें से कुछ को हम यहाँ पर देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो था वो था
ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2013 का केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तो वो गाइडलाइंस क्या थी वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला पुलिस ने बोला था कि एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, कोई भी पुलिस मना नहीं कर सकती किसी को भी एफआईआर रजिस्टर करने से, और इन केस अगर मना करती है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। और कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने से पहले कोई भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होगी पुलिस को, जैसा कि जनरली पहले पुलिस ऐसा करती थी। जो भी आप इन्फॉर्म करने जाओ अगर किसी क्राइम के बारे में, तो पुलिस आपको बोलती थी हमें एक इंक्वायरी करने दीजिए, उसके बाद ही हम रजिस्टर कर सकते हैं एफआईआर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पुलिस को सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होगी वो उसके बाद होगी। तो ये दो चीज़ें हुई। उसके बाद अब जो भी कुछ कुछ केसेस में, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़रूरी है, और एफआईआर रजिस्टर करने से पहले किसी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि पुलिस अक्सर बहाना करती है कि हमें एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तो वो अब ऐसा पुलिस नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें कंफर्म नहीं कर सकती है पुलिस कि वो कॉग्निजेबल केस है या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो वहाँ पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है पुलिस, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो पता कर सके कि वो केस कॉग्निजेबल है या नहीं है। और ये इंक्वायरी विद इन 7 डेज़ कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये टाइम बाउंड भी कर दिया गया है पुलिस को। अब इसके साथ साथ अगर पुलिस की एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी हो सकती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है पुलिस के अगेंस्ट। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कुछ कुछ केसेस में ज़रूरी होंगी, जैसे कि इम्पॉर्टेंट केसेस, सॉरी, जैसे कुछ ऐसे केसेस जैसे एबनॉर्मल डिले हो गया अगर एफआईआर रजिस्टर कराने में, या ऐसे कुछ इश्यूज हुए, तो उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है पुलिस, और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करना ज़रूरी होगा उसके लिए। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दो ही चीज़ों के लिए हो सकती है, या तो पता करने के लिए कि वो कॉग्निजेबल केस है या नहीं, या फिर कुछ एक्सेप्शनल इश्यूज़ में ही हो सकता है। और जब भी अगर प्रिलिमिनरी अगर कोई भी एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, तो वो इन्वेस्टिगेशन अगर केस क्लोज कर दिया जाता है, उसके बाद केस बंद करने की बारी आती है, तो पुलिस को इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि वो केस बंद करिए अलॉन्ग विद द रीजंस। एक और इम्पॉर्टेंट केस है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है ये। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन आई थी एफआईआर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पुलिस स्टेशन को एफआईआर रजिस्टर करने के बाद उसे विद इन 24 आवर्स अपलोड करना होगा पुलिस के या फिर किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ताकि उसे कोई भी इंसान कहीं से भी एक्सेस कर सके, चाहे वो अक्यूज हो चाहे विक्टिम हो। ये अक्यूज के लिए भी अच्छा है और एक विक्टिम के लिए भी अच्छा है कि अक्यूज भी जान सकता है कि उसके लिए कहाँ एफआईआर रजिस्टर हुई है और क्या एफआईआर में क्या रजिस्टर हुआ है। और इसके साथ साथ ही अगर कहीं पे कोई डिले है या कुछ भी है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस में टाइम एक्सटेंड हो सकता है 48 आवर्स तक का। लेकिन बहुत सारी जगह जो कि रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, बहुत ही रिमोट लोकेशंस, वहाँ पर भी अगर कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो वहाँ के लिए टाइम एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम 72 आवर्स, या फिर उससे ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में। लेकिन बेसिकली 24 आवर्स टाइम लिमिट है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हुआ तो 48 आवर्स होगा। लेकिन रिमोट लोकेशंस में ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है अप टू 72 आवर्स भी। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे ऐसे जिन केसेस में पुलिस को एफआईआर अपलोड करना ज़रूरी नहीं होगा। ये कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हो गए, सेक्सुअल ऑफेंस के, टेररिज्म के। ये बेसिकली प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए होता है, और ताकि विक्टिम की या अक्यूज की किसी की प्रिवेसी मेंटेन रहे, और इसलिए ऐसे केसेस को अपलोड करना ज़रूरी नहीं होगा। उसके अलावा पुलिस को सारे एफआईआर्स को अपलोड करना होगा किसी भी पुलिस या गवर्नमेंट वेबसाइट पर। तो ये दो केसेस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि एफआईआर से रिलेटेड। एंड आई होप इन केसेस से आपको एफआईआर के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और साथ ही ज़ीरो एफआईआर क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आई थिंक अब एफआईआर के बारे में आपको बहुत कुछ पता हो गया होगा, जितनी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, ताकि आपको आप एक अवेयर सिटीजन बने और आपको अपने राइट्स के बारे में पता हो। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपके लिए शायद यूज़फुल हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।